तो नमस्कार। हम लोग लूसेंट को देख रहे हैं और लूसेंट में सबसे पहले हम लोग जो है कि हमने जो है सबसे पहले दक्षिण भारत के जो है कि राज्यों के बारे में, दक्षिण भारत के जो है कि शासकों के बारे में, दक्षिण भारत के वंशों के बारे में हमने देखना शुरू किया है। तो कल हमने जो है कि पल्लव वंश देखा था, आज हम देखेंगे चोल वंश को। तो चोल वंश साथियों, यह 9वीं शताब्दी में चोल वंश जो है पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय, जो कि 850 से लेकर के 887 ईस्वी तक थे, की स्थापना, जिसकी राजधानी जो है कि मतलब इस वंश के संस्थापक थे विजयालय, और इसकी राजधानी जो है कि तंजाय, जिसे तंजौर या तंजाउर भी कहते हैं, था। तंजाउर का वास्तुकार जो है कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तो साथियों, ये सवाल बना है कि पल्लवों पर विजय पाने के पश्चात जो है कि आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कोदंडराम की उपाधि इसने धारण की थी। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमडिचोल मंडलम, राजधानी पोल्लनरुवा बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार साथियों राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो ये सवाल बनता है कि राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण की थी और कब धारण की थी? तो इन्होंने जो है कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद धारण की थी। यह उपाधि धारण करने के बाद और जो है कि नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलमंगलम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। महिपाल को हराने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलमंगलम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। अब देखिए साथियों, चोल काल में जो है कि भूमियों को अलग अलग नाम दिया गया है कि किस भूमि को क्या कहा जाता था। तो जो गैर ब्राह्मण और किसान जिस भूमि के स्वामी होते थे साथियों, गैर ब्राह्मण किसान जिस भूमि के स्वामी होते थे उसे कहते थे वेल्लन वगाई। और ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदेय। और किसी विद्यालय के रखरखाव की जो भूमि होती थी उसको कहते थे शाला भोग। और मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे देवदान या तिरुनमंडकनी कहा जाता था। और जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि को पल्लीचंदम कहा जाता था। नोट में दिया है कि गजनी का सुल्तान जो है महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। तो साथियों, यह सवाल बनता है कि चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने की भूमिका किसने निभाई थी? तो गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। विक्रम चोल जो था ये जो है कि अभावग्रस्त और अकाल से ग्रस्त जो जनता थी, गरीब थी, उससे जो है कि राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम
चोल प्रशासन में जो अधिकारी उच्च पदाधिकारी होते थे, भाग लेते थे, उनको कहा जाता था पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंदरन। पेरुंदरन और सेरुंदरन ये दो नाम थे। उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरन और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। और लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को लेखों में जो है कि कुछ उच्चाधिकारियों को उडनकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। तो उडनकूटम जो अधिकारी होता था, इसको जो है कि सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी ये होता था। अब आगे है साथियों कि संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है ये 6 मंडलों में विभक्त था। मंडल कोट्टम में और कोट्टम नाडु में, और नाडु जो है कि कुर्रम में विभक्त था। तो ये पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य के समय अपर से लेकर के लोअर जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उनका क्रम सजाने को पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा जो था वो था चोल साम्राज्य में मंडल था, क्योंकि चोल साम्राज्य 6 मंडलों में मंडलों में जिसे प्रांत कह सकते हैं, 6 मंडलमों में जो है कि विभक्त था। मंडलम से नीचे की जो इकाई थी उसको कहते थे कोट्टम, और कोट्टम से नीचे की इकाई होती थी नाडु, और नाडु से छोटे की इकाई होती थी कुर्रम होती थी। और नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। तो नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर और नगर की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नगरतार। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ये वाला बिंदु मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, और उनमें कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन कोष्ठक में 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, और अरैयार कोष्ठक में प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन जो है यह चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वारियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभी की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। और गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। अब देखिए उत्तम रेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, देखिए सभा की सदस्यता उत्तम रेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या क्या है, तो वो दिया है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा क्या है कि उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथी है कि उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा है कि उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। और छठा है कि यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अब आगे साथियों, तो ये सारी शर्तें थी जो है कि उत्तम रेरू अभिलेख के अनुसार महासभा या सभा का सदस्य बनने के लिए। उत्तम रेरू उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो है कि सभा की सदस्यता के लिए ये टर्म एंड कंडीशन था। अब आगे साथियों कि ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को
ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव जो है कि कहते थे। करमुक्त भूमि क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम, और दान दी गई भूमि कहलाती थी ब्रह्मदेव। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलजु सोने के सिक्के थे। कलजु क्या थे? ये सोने के सिक्के थे। और तमिल कवियों में जयन गोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज्य कवि था। तमिल कवियों में साथियों जयन गोदर जो है कि यह प्रसिद्ध कवि था जो किसका राजकवि था? कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। कलिंग तुपर्णी इसकी जो है कि रचना का नाम है। और कंबन औट्टकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का, और पंप, पोन्न और रन्न ये जो है कि कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तो साथियों ये सवाल पूछा जा सकता है कि कंबन औट्टकुट्टन और पुंगलेदी किस साहित्य के त्रिरत्न इनको कहा जाता है? इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। और कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? पंप, पोन्न और रन्न को। पर्सी ब्राउन ने जो है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को जो है कि भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। और चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित, तो साथियों दाहिनी टांग याद रखना है, बाईं टांग दे देगा गलत हो जाएगा ऑप्शन में। तो नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। तो जिसको वह दबा रहे हैं वो कौन है दोस्तों? वो अज्ञान या विस्मृति का दैत्य है जिसका नाम है अपस्मार। साथ ही शिव भुजंगत्रा सित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू जो उनका प्रिय वाद्य है पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। देखिए चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की कला के संरक्षक के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी शेम्बियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित है। तो साथियों ये पूछा जाएगा कि उत्तर मेरूर अभिलेख जो है शिलालेख ये किसके शासन काल से संबंधित है? तो यह परांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी, मतलब कि सबसे पहले कौन थी? उरैयूर थी, फिर तंजौर थी, फिर गंगैकोंड थी, फिर चोलपुरम, फिर उसके बाद कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। तो चोल काल में जो है कि आम वस्तुओं के आदान प्रदान का मतलब विनिमय का आधार क्या था? वो था धान। और चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह जो है कि निम्न थे। उनका नाम क्या क्या है? वलंजियार है, नानादैसी एवं मणिग्रामम।
विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक जो है कि नयनार कहलाते थे। तो साथियों जो है कि चोल साम्राज्य के बारे में इतनी जानकारी थी। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो होगा चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश साथियों 3 भागों में विभाजित है, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तो तीनों चालुक्य वंशों को जो है कि हम एक ही दिन कवर करेंगे, एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।